प्रोफेसर बेनी प्रसाद की किताब स्टेट एंड एंशिएंट इंडिया, हम लोग पिछले क्लास में उसका जिक्र किए थे। ये बहुत बड़े स्कॉलर हैं बेनी प्रसाद। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस के एचओडी भी रहे हैं, पहले एचओडी। तो उनकी जो किताब है स्टेट इन एंशिएंट इंडिया में, पिछले क्लास में हम लोगों ने इतिहास लेखन के बारे में बात की थी कि प्रोफेसर बेनी प्रसाद इतिहास लेखन के बारे में क्या क्या हमें जानकारी दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तुम इतिहास लेखन करो तो तुम सावधानी बरतो। तुम इतिहास लेखन जब तुम कर रहे हो तो आज के चश्मे से तुम पास्ट को देखने की कोशिश मत करो। वो कह रहे हैं कि जब हम भारत के इतिहास लेखन करते हैं तो हमें डेट्स या तारीख को लेके बहुत हमें दिक्कतें महसूस होती हैं। वो कह रहे हैं कि जो विदेशी पर्यटक हैं, जो फिलोसोफर थे, जो ट्रेवलर थे, उनकी किताबें बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो भारत के बारे में बहुत कुछ कह रहे हैं। वो ये भी कह रहे हैं कि हमें हड़बड़ी में एक आध फैक्ट्स को इधर उधर से लेके बहुत बड़ा जनरलाइजेशन करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, है ना। आज हम बात करेंगे कि वो स्टेट के बारे में क्या कह रहे हैं, सोसाइटी के बारे में क्या कह रहे हैं, एंशिएंट इंडिया के बारे में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात बेनी प्रसाद के हैं, वो कह रहे हैं कि देखो, अगर तुमको प्राचीन दौर में उस दौर की राजनीतिक संस्थाओं को समझना है, उस दौर के समाज को समझना है, उस दौर को समझना है, तो यूं ही दौड़ के मत जाओ, बल्कि 4 फैक्टर्स को ध्यान में रखो। ज्योग्राफी यानी भूगोल, दूसरा रेशियल कैरेक्टरिस्टिक, मतलब इंसान जो थे उस जमाने के लोग किस नस्ल से थे। तीसरा सोशल ऑर्गेनाइजेशन, उनका सामाजिक संगठन कैसा था। और चौथा इकोनॉमिक कंडीशन, यानी उस समय की आर्थिक ढांचाएं कैसी थी, किस तरह की आर्थिक नीतियां थी। ये चारों चीजों को देखोगे तभी तुमको समझ में आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जब हम हरियाणा आते हैं या पंजाब आते हैं या राजस्थान आते हैं तो वहां के ज्यादातर लोग रोटियां खाते हैं, है ना। और जब हम बिहार जाते हैं और जब हम मान लीजिए बंगाल जाते हैं तो वहां पे भात यानी राइस बनता है, चावल। अब आप सोचेंगे कि कौन अच्छे हैं? अच्छे कोई नहीं है, ना कोई बुरे हैं। चूंकि जो एरिया जहां पे राइस ज्यादा होता है तो वहां के लोग राइस ही तो खाएंगे। तो लोगों के खान पान पे वहां के भूगोल का असर पड़ता है कि नहीं पड़ता है? तो वही बातों कहना चाह रहे हैं कि जब तुमको पहले की बातों को जानना है, प्राचीन भारत को जानना है, वहां की संस्थाओं को जानना है, तो सिर्फ कोई एक आध किताब पढ़ के तुम नहीं समझ सकते हो। तुम धार्मिक ग्रंथों को पढ़ के सब कुछ नहीं समझ सकते हो। धार्मिक ग्रंथ महत्वपूर्ण हो सकते हैं, मगर 4 चीजें उनकी निगाह में बहुत ही अहम है: भूगोल, आर्थिक ढांचे, सामाजिक संस्थाएं और रेशियल कैरेक्टरिस्टिक। ये 4 चीजों का ध्यान रखोगे। अब देखो, विनय कुमार सरकार की भी हम लोगों ने पढ़ी थी बात। विनय कुमार सरकार सारी बातें किताबों तक ही महदूद रख रहे हैं। मैंने आपको कई बार क्लास के अंदर में बताया कि जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन अगर टेक्स्ट के अलावा और चीजों को आप ध्यान नहीं दोगे तो सही सच्चाई नहीं मिल पाएगी। राजा है, राजा के दरबारी कवि हैं, इन्होंने राजा की तारीफ में लेके, क्या राजा था, दूध की नदियां बहती थी, उसको अगर आपने सच्चाई मान ली तो आप तो इतिहासकार नहीं हुए। आपको तो देखना पड़ेगा कि दूध की नदियां बहती थी तो कहीं दूध के निशान हैं? कहीं भी दूध के निशान नहीं मिल रहे हैं। पता चला इनके राज्य में तो भूखमरी हुई है। पता चला कि इनके राज्य में जो जमीन की खुदाई हो रही है तो लोग वहां हड्डियां ही हड्डियां निकल रही हैं। वहां पता चल रहा है कि इसका मतलब है कि इनके राज्य में शांति नहीं थी, खुशहाली नहीं थी। जो दरबारी कवि ने अच्छी अच्छी बातें कही, उसके अपने निजी स्वार्थ पूरे होते थे। इस मामले में बेनी प्रसाद जो हैं बहुत ही अहम हैं। और भारत में जो एक सेकुलर और एक आलोचनात्मक तरीके से इतिहास लेखन की परंपरा जो शुरू हुई है, उसमें बेनी प्रसाद का बहुत बड़ा रोल है।
बेनी प्रसाद का। बेनी प्रसाद ने एक तरह के बहुत सारे यंग हिस्टोरियन को पैदा करने के लिए वो एक माहौल पैदा कर रहे हैं। उनकी जिंदगी मैंने बताया ना 1900 से लेकर 1945 तक, यानी आजादी से 2 साल पहले 45 साल की उम्र में ही वो इस दुनिया को छोड़ के चले गए। लेकिन उनका असर है, बहुत सारे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर हुए हैं। प्रोफेसर ताराचंद, जिन्होंने 4 वॉल्यूम में भारत के इतिहास को लिखा है, जो स्वतंत्रता संग्राम था। प्रोफेसर ताराचंद की एक किताब इस्लाम के ऊपर भी है, वो भी काफी पढ़ी जाती है। प्रोफेसर ताराचंद ईरान में भारत के एम्बेसडर भी थे। प्रोफेसर ताराचंद इरफान हबीब के पिताजी जो थे प्रोफेसर हबीब, और उसके अलावा सतीश चंद्रा। ये जो सतीश चंद्रा की किताब आप मिडिवल इंडिया में पढ़ते हैं, वो कहीं ना कहीं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से वो लोग कहीं ना कहीं उनका रिलेशन है। तो आप देखेंगे बेनी प्रसाद की जो हम किताब पढ़ रहे हैं, कोई ऐसे वैसे व्यक्ति नहीं है बेनी प्रसाद। बेनी प्रसाद संस्था को पैदा कर रहे हैं, वो बहुत सारे हिस्टोरियन को वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो सांप्रदायिक नजरिए से नहीं देख रहे हैं इतिहास को। ये नहीं हिंदू वर्सेस मुसलमान, हिंदू वर्सेस मुसलमान, वो उससे हटके चीजों को देख रहे हैं और कह रहे हैं कि 4 चीजें बहुत ही अहम है, जियोग्राफी, रेशियल कैरेक्टरिस्टिक्स, और तीसरी सोशल ऑर्गेनाइजेशन और इकोनॉमिक्स ढांचे। और ये चीजें किसी भी समाज के इतिहास को लिखेंगे तो 4 चीजें इंपॉर्टेंट है कि नहीं। अगर कल आपको किसी ने प्रोजेक्ट दे दिया कि आप जाओ आप ईरान की तारीख लिखो, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है। कोई कह दिया आप ब्रिटेन की तारीख लिखो, तो वहां पर भी इंपॉर्टेंट है। तो अब ये बताने की कोशिश करेंगे कैसे जियोग्राफी ने, भूगोल ने हमारी जो राजनीतिक संस्थाएं हैं उसको कैसे उसने असर डाला, उसको कैसे उसने प्रभावित किया। तो सबसे पहले भारत का मैप आप दिमाग में रखिए, भारत का मैप, ठीक है। भारत के भौगोलिक स्थिति को अगर हम कहें कि आप थोड़ा उसका वर्णन कीजिए, तो कोई भी व्यक्ति कह सकता है भारत का मतलब सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट। आज का भारत मत देखिए, है ना, इसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश सब मिल गए ना। वो तो आज हम 1947 के बाद हम बट गए। जब हम एंशिएंट टाइम में जाएंगे तो एक इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब इंडियन सब कॉन्टिनेंट को देखिए, आप दिमाग में रखिए। एक तरफ हिमालय, ठीक है, एक तरफ हमारा उत्तर की साइड में हमारा हिमालय, और फिर नीचे के साइड में जो आप देखिए वहां पे समंदर है ना। आप अगर देखिए केरला के साइड में समंदर है, महाराष्ट्र के साइड में बॉम्बे में समंदर है, उधर आंध्र प्रदेश के साइड में समंदर है, उधर आपका उड़ीसा के साइड में समंदर, एक तरफ है समंदर। तो समंदर से भी लोगों का आना जाना थोड़ा कठिन होता है, और हिमालय का जो पहाड़ है वहां तो और भी कठिन है, क्योंकि वो तो बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। तो सबसे पहली बात ये कह रहे हैं कि हिमालय जो थे वो भारत यानी इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए हिमालय वाज इम्पेनेट्रेबल वॉल ऑन द नॉर्थ, यानी उत्तर में हिमालय जो था वो एक ऐसी दीवार थी जिसको भेदा नहीं जा सकता था। वो एक ऐसी दीवार थी जिसको क्रॉस करना मुश्किल हो जाता था। देखिए अभी भी चाइना और उस तरफ से लोग आते हैं, लेकिन वो कुछ ऐसे कठिन रास्तों से आते हैं, वो आ पाते हैं, लेकिन जिस तरह से आवाम का आना जाना जो था वो हिमालय की वजह से नहीं हो पाता था। और दूसरी तरफ हमारे समंदर हो गए, वहां से भी आना जाना सबके बस की बात नहीं। अब जहाज चाहिए बहुत बड़ा, आपको दिनों दिन, हफ्तों हफ्तों, महीनों महीनों सफर करेंगे तब तो आप जाएंगे, वो सबके बात की बात नहीं है। इसलिए कह रहे हैं कि आप नॉर्थ में एक दीवार थी हिमालय की, ठीक है, इसीलिए जो माइग्रेशन जो हुआ, इसीलिए जो भी हमले हुए वो हमको नॉर्थ वेस्ट से हुए। नॉर्थ वेस्ट का मतलब है वो एरिया जो आजकल हम उसको पाकिस्तान का एरिया हम जो आज कहते हैं, ठीक है ना, जो 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 सिंध का एरिया है ना, उस साइड से माइग्रेशन भी हुआ और उस साइड से हमले भी हुए। क्यों हमले हुए? सिंपल सा रीजन है, क्योंकि वहां से आना आसान है। और हिमालय से क्यों नहीं? क्योंकि वहां से आना मुश्किल है। समंदर से क्यों नहीं? क्योंकि वहां से आना मुश्किल है। तो देखिए कैसे ज्योग्राफी जो है उसका असर जो है हमारी राजनीतिक ढांचा पे पड़ रहे हैं कि नहीं पड़ रहे हैं। और जब वहां से नॉर्थ ईस्ट से आना, नॉर्थ वेस्ट, ईस्ट नहीं वेस्ट, यानी उत्तरी पश्चिम इलाके से जब आना आसान हुआ, तो जब लोग आएंगे
तो बहुत कुछ लेके आएंगे, है कि नहीं। लोग आएंगे तो व्यापार लेके आएंगे, जब व्यापार लेके आएंगे तो रहन सहन लेके आएंगे, जब रहन सहन लेके आएंगे तो अपने धर्म लेके आएंगे, जब अपने धर्म लेके आएंगे तो अपने राजनीतिक संस्थाएं लेके आएंगे, जब अपने राजनीतिक संस्थाएं आएंगे तो अपने विचार लेके आएंगे। इसलिए हम देखते हैं कि हमारे समाज में, हमारे संस्थाओं पे जो मिडिल ईस्ट, जिसको हम कहते हैं वेस्ट एशिया, जो अरब के मुल्क हैं, जो ईरान के मुल्क हैं, जो पश्चिम एशिया के जो मुल्क हैं, उनके साथ हमारे इंटरेक्शन बहुत ही ज्यादा है। अब मिसाल के तौर पे फारसी वर्ड, फारसी मैं पूछूं आपको फारसी आती है तो एक कहेंगे मुझे नहीं आती है, लेकिन इस क्लास में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कम से कम 1000 फारसी के शब्द नहीं जानते होंगे, है ना, अरबी के शब्द नहीं जानते होंगे। जैसे मिसाल के तौर पर हवा, हवा चल रही है, हमको लगता है हवा तो हिंदी है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं कि हवा अरबी का वर्ड है ना। हम बोलते हैं कुर्सी, कुर्सी अरबी का वर्ड है ना। हम खाते हैं अंगूर, अंगूर फारसी का वर्ड है। हम खाते हैं पनीर, पनीर भी फारसी का वर्ड है। आप समझ, बंदरगाह जो हम लोग बोलते हैं ये भी फारसी का वर्ड है ना। किताब जो है वो अरबी का वर्ड है ना। तो कहने का मतलब है कि हमारी भाषाओं पर अरबी और फारसी का भी बहुत गहरा असर है, संस्कृत का भी असर है। कोई संस्कृत को नहीं कह रहा कि संस्कृत का असर नहीं है, लेकिन अरबी और फारसी का भी असर है। क्यों इसका असर है? क्योंकि हमारे जो संबंध थे वो संबंध पश्चिम एशिया के देशों से आज के नहीं हैं, हजारों साल पुराने हैं। और आप पढ़ेंगे कि जो भारत के जो डॉक्टर होते थे उस जमाने में, उनको वैद्य बोलिए या हकीम बोलिए, उनकी बड़ी पूछ थी वेस्ट एशिया में। फिर व्यापार भी होते थे, फिर बहुत सारे खेल हिंदुस्तान से वहां से गए, शतरंज, ये सब भी खेल वहां पे गए हुए हैं। तो हमारे और उनके बीच में बहुत सारे रिलेशंस थे। इंडिया के अंदर में जो मैथमेटिक्स था, ये चीजें अरब के राइटर लोगों ने पहले पढ़ा, और उन्होंने जब पढ़ा तो उन्होंने अपनी किताबों में लिखी, और फिर उस वहां से वो किताबें जो हैं वो यूरोप में चली गई। हमारी जो कहानी है पंचतंत्र, पंचतंत्र जो है उसका अरबी में अनुवाद हुआ है कलीला एंड दिमना, जिसको बाद में चल के यूरोप में भी उसका ट्रांसलेशन हुआ। तो अरब वर्ल्ड जो हम लोगों के लिए था, हमारे आइडियाज के साथ वो टच में रहते थे, और फिर वहां से वो बातें यूरोप में चली जाती थी। आपको ये भी जानकर कि यूरोप के बहुत सारे जो थिंकर्स थे, उन्होंने महाभारत और रामायण और बहुत सारी किताबें जो थी वो ट्रांसलेशन पढ़ी हुई थी, जो फारसी या अरबी में जो हुई थी। तो मैं कहना, ये छोटी छोटे एग्जाम्पल मैं इसलिए देना चाहता हूं कि हमारे ताल्लुकात उनके साथ थे। क्यों थे? क्योंकि ज्योग्राफिकल कंडीशंस ऐसे थे। अगर मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट में हिमालय होता तो हमारे भी उनके साथ ताल्लुकात नहीं होते, तो हमारी संस्कृति पर कुछ और असर पड़ता। तो ये कह रहे हैं बेनी प्रसाद की सबसे बड़ी क्वालिटी है कि तुम हर चीज को धर्म के चश्मे से मत देखो, हर चीजों को जो दरबारी कवियों की किताबों को पढ़कर मत समझो, तुमको ज्योग्राफी को भी इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी। अगर कोई चावल खाते हैं, भात खाते हैं, तो उसकी एक वजह है। अगर कोई रोटी खाते हैं तो उसकी कोई वजह है, उसके क्लाइमेट की वजह से लोग वो चीजें खाते हैं। जो चीजें जहां पैदा नहीं होंगे वहां तो वो लोग नहीं खाएंगे। अच्छा, अब देखिए कि हिमालय की वजह से हमारे जो थे नॉर्थ के जो हमारे बॉर्डर थे वो बिल्कुल सील हो गए थे। और लेकिन हमारे जितने भी माइग्रेशन हमारे कंट्रीज में हुए वो नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तरी और पश्चिमी इलाके से थे। और इसी दौरान जो मिडिल ईस्ट या फिर पश्चिम एशिया के देशों के साथ हमारे व्यापार के कमर्शियल टाइज थे, व्यापार से भी हमारे संबंध थे। और इस दौरान हमने आइडियाज भी एक्सचेंज किया दोनों के साथ। हमने बताया कलीला और दिमना, पंचतंत्र, शून्य वहां पे पहुंचा, जीरो पहुंचा, ये सब सारी चीजें भी पहुंची। और बहुत सारे संस्कृत के भी ज्ञाता वो लोग थे, बहुत सारे हमारे यहाँ भी अरबी के बहुत बड़े बड़े ज्ञाता लोग थे। तो इस तरह से आप देखेंगे कि ये जो चीजें कैसे ज्योग्राफी असर करते हैं। अब देखिए, अगर भारत को आपको देखना होगा तो उसको आपको बांटना होगा। एक हो गया, एक तो हो गया नॉर्थ का प्लेन हो गया, नॉर्थ का प्लेन पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, आपका ये वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, कुछ राजस्थान का भी हिस्सा हो गया, ये हो गया नॉर्थ का प्लेन हो गया। एक एरिया हो गया जो हो गया आपको साउथ। तो जो साउथ के एरिया होते हैं, नॉर्थ और साउथ में क्या डिवाइड होता है, विंध्याचल जो पर्वत जो होते हैं और जो सतपुरा के जो पर्वत होते हैं वो क्या करते हैं, नॉर्थ और साउथ को बांट देते हैं। जैसे आप इलाहाबाद से जैसे उधर ट्रेन से आप जाएंगे,
है ना। ट्रेन से इलाहाबाद से उधर जाएंगे आप हैदराबाद के साइड में या कहीं जाएंगे भोपाल उपाल जाएंगे तो आपको देखेंगे आगे जाने के बाद बड़े बड़े पहाड़ दिखने शुरू हो जाते हैं ना। तो वो इलाहाबाद को क्रॉस करने के बाद एक तरह से आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया का जो बॉर्डर है वो आर्यावर्त का जो बॉर्डर है वो समाप्त होने लगता है। तो एक रीजन हमारा हो गया कोस्टल एरिया, जो मान लीजिए हमारा ये है कोंकण का एरिया है। एक हमारा एरिया नॉर्थ का एरिया हो गया जो प्लेन है, जहां से ज्यादातर लोग इस क्लास में लोग हैं उत्तर प्रदेश बिहार से, है ना, और दिल्ली से। और एक एरिया हो गया साउथ का एरिया हो गया। तो साउथ के एरिया जो हैं उनको नॉर्थ और साउथ के बीच में जो डिवीजन था वो था पहाड़। कौन से थे? सतपुरा और विंध्याचल के पहाड़। और एक और चीज आपको ध्यान में रखना होगा कि जो नॉर्थ इंडिया को आप देखिए और साउथ इंडिया को देखिए, दोनों में फर्क दिखता है। नॉर्थ इंडिया बिल्कुल प्लेन होता है। जैसे अगर आप यहां पे नॉर्थ इंडिया में किसी खेत में जाएंगे उत्तर प्रदेश में और बिहार में, इस खेत को देखेंगे तो बहुत दूर तक खेत दिखेगा, बिल्कुल सब कुछ सपाट है, बिल्कुल प्लेन है ना। तो इसलिए क्या हुआ कि नॉर्थ इंडिया में चूंकि पहाड़ नहीं है मुश्किल, चूंकि उस तरह से आपको बड़े बड़े खतरनाक नदियां नहीं है जिसको आप क्रॉस नहीं कर सकें। नदी जरूर है, गंगा है, जमुना है, लेकिन उस तरह की नदी नहीं है कि इस पार से उस पार आप नहीं जा सकते हैं। इट्स नॉट लाइक ए समंदर। इसलिए आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में जो पॉलिटिकल सिस्टम जो हुआ था वो ज्यादातर बहुत स्टेबल नहीं हो पाया, क्योंकि वहां पर एक कंट्री तो एक राजा तो दूसरे राजा के ऊपर किसी दिन भी चढ़ाई कर दिया करते थे। ये आक्रमण वाला जो मामला था ना, एक राजा दूसरे राजा के ऊपर, वो आक्रमण का जो चक्कर था वो बहुत ही आसानी से होता था। वही अगर एरिया बहुत ही टफ होता तो वहां पे आक्रमण करना मुश्किल होता। इसलिए नॉर्थ इंडिया में पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी रही है बेनी प्रसाद कहने, जिसका एक ज्योग्राफिकल रीजन है। मतलब राजनीतिक तौर पे नॉर्थ इंडिया एंशिएंट टाइम में अस्थिर रहा है। स्थिर नहीं, अस्थिर, स्टेबल नहीं, इनस्टेबल, क्योंकि उसकी टोपोग्राफी ऐसी थी, उसकी ज्योग्राफी हुई थी जिसको मन किया चलो आज चढ़ाई कर देते हैं, है ना, आज उसको जीत लेते हैं, आज उसको हम अपने कब्जे में कर लेते हैं। तो ये जो लड़ाई, इसलिए जो नॉर्थ इंडिया के अंदर में आप देखेंगे कि राजा आ रहे हैं, राजा जा रहे हैं, कोई किंगडम बन रहा है, कोई किंगडम खत्म हो रहा है। आज ये किंगडम उनके साथ चला गया, कल वो किंगडम उनके साथ चला गया। इसलिए जो बड़े बड़े इंपायर थे, जो साम्राज्य थे, जो सल्तनत थे, वो ज्यादा दिन तक नॉर्थ इंडिया में नहीं टिक पाए बेनी प्रसाद के मुताबिक। और यहाँ पे जो पॉलिटिकल सिस्टम जो ज्यादातर नॉर्थ इंडिया में रहा वो था मोनार्की। मोनार्की को क्या कहेंगे? राजशाही। क्या कहेंगे? राजतंत्र या राजशाही। राजतंत्र जो था राजा का रूल होता था, ठीक है ना, राजतंत्र होता था, है ना, राजतंत्र होता था। तो अब ये क्या कर रहे हैं कि पॉलिटिकल आइडियाज को वो ज्योग्राफी से लिंक करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। वो ऐसा नहीं दिखा रहे हैं कुछ गॉडली फीचर है जिसकी वजह से सब हो रहा है, कुछ ऐसा कोई एंजल्स है, कोई भूत है, कोई प्रेत है जो आके हमको गाइड कर रहा है ऐसा करने के लिए। वो कह रहे हैं कि कैसे हमारी जो भौतिक स्थिति होती है वो भौतिक स्थिति हमारे आइडियाज को, हमारे विचार को, हमारी संस्थाओं को, हमारे स्ट्रक्चर को कैसे प्रभावित करती है। ये सब चीजें आप कहीं भी एग्जाम में आएगा तो आप इसको लिख सकते हैं इसके साथ। अच्छा, इसलिए वहां पे मोनार्की एक सिस्टम हुआ। वहां पे मोनार्की तरह की सिस्टम ज्यादा देखी गई थी नॉर्थ इंडिया के दौर में। अब क्या हुआ नॉर्थ इंडिया में कि नॉर्थ इंडिया में इनस्टेबिलिटी है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वार हो रहा है। तो भाई वार को चलाने के लिए मिलिट्री चाहिए, वार को चलाने के लिए मिलिट्री चाहिए, सेना चाहिए, और सेना को चलाने के लिए क्या चाहिए? टैक्स चाहिए, टैक्स चाहिए, टैक्स। तो इसलिए जो टैक्सेशन जो है, टैक्सेशन वो बहुत ही हेवी है। टैक्सेशन जो है नॉर्थ इंडिया में बहुत ही ज्यादा रहा है। उसके पीछे रीजन जो दे रहे हैं बेनी प्रसाद दे रहे हैं, यही दे रहे हैं। क्या? युद्ध है, लड़ाई है, एक राज्य पे दूसरे राज्य का हमला है, उसके लिए आर्मी चाहिए, उसके लिए युद्ध चाहिए, युद्ध के लिए सैनिकों को के लिए उनके खर्चे चाहिए। तो खर्चे के लिए आप देखेंगे कि टैक्सेशन बहुत हाई था, टैक्सेशन। और जब टैक्सेशन हाई होगा तो जनता आराम करेगी कि जनता को दुख होगा? बताइए, जनता को दुख होगा। और जब जनता को दुख होगा तो जनता के संबंध और राजा के संबंध बहुत ही मधुर होंगे कि बहुत ही कठिन होंगे?
और जब कठिन होंगे तो उस दौर को कहना कि गोल्डन पीरियड था, वो सही तो नहीं है ना। जब प्रजा खुशी नहीं है तो उसको गोल्डन पीरियड हम कैसे कर सकते हैं? तो गोल्डन पीरियड की बात जो इतिहास में होती थी कि फलाना पीरियड क्या गोल्डन पीरियड था, वो पीरियड गोल्डन, और ऐसे भारत में ही नहीं है, हर जगह इस तरह की बात होती है, अरे उसका तो रूल बहुत ही गोल्डन पीरियड था। गोल्डन पीरियड तो राजा, वो तो हो गया ना कवियों का एक तरह का एक वर्णन हो गया, अरे वो तो स्वर्णिम दौर था। जब राजा को राज करने के लिए सैनिक चाहिए, और सैनिक रखने के लिए उनको पैसे चाहिए, उनको टैक्सेशन चाहिए, और टैक्सेशन जनता से ही आएगा, तो जनता के ऊपर कर का जो बोझ जब दबेंगे तो जनता जब चिल्लाएगी तो जनता बगावत भी करेगी। जब बगावत करेगी तो समाज के अंदर में शांति उस तरह से नहीं होगी जैसा कि दरबारी कवि कहना चाहते, ओ यहां तो दूध की ही नदियां बहती थी। इसलिए आप देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में जो स्टेट की अथॉरिटी है उसको हमेशा चैलेंज किया गया, और स्टेट की अथॉरिटी जो थी, जो उसके बाउंड्री थे वहां पर उस तरह से नहीं थे। स्टेट की अथॉरिटी बहुत हद तक केंद्र तक ही सीमित थे, है ना। स्टेट बहुत ताकतवर होता तो बाउंड्री तक भी उसकी ताकत होती। आज के दौर में मान लीजिए भारत है, तो भारत अगर आप नेपाल के साइड में जाएंगे तो बिहार के जब बॉर्डर पे जाएंगे, मान लीजिए रक्सौल आप चले जाएंगे, तो वहां पे भारत जो है वो उसका सीमा वहां पे खत्म हो जाएंगे, उसके बाद से नेपाल शुरू हो जाएगा। लेकिन आप रक्सौल में जाएंगे तो भारत सरकार का ही कानून चलता है, बिहार सरकार की ही पुलिस है, भारत सरकार के बनाए हुए नोट ही वहां पे चलते हैं। तो भारत सरकार की ताकत रक्सौल तक है कि नहीं है? लेकिन पुराने जमाने में जो बॉर्डर होते थे वहां पे राज्य की ताकत जाते जाते वहां पे कमजोर हो जाती थी। यानी राज्य की अथॉरिटी को हमेशा चैलेंज किया जाता था। और एक और बात आपको याद रखनी पड़ेगी कि इंपायर जो वहां पे थे, साम्राज्य जो थे, सल्तनत थे, वो लंबे दिनों तक नहीं टिक पाते थे। कहां की बात हो रही है? ये नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, ये नॉर्थ इंडिया की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद वो साउथ इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं कि जो साउथ इंडिया है उसको उस जमाने में तमिलम के नाम से जाना जाता था, ठीक है, तमिलम के नाम से जाना जाता था। और एक और बात कर रहे हैं कि तमिलम जो है उसकी एक अपनी अलग पहचान थी, है ना, उसके अपने अलग कल्चर थे, उसके अपने एक सिस्टम थे। उसको नॉर्थ इंडिया के चश्मे से देखना ये सही नहीं है। आजकल क्या होता है कि हम तो हिंदी बोलते हैं और हम चाहते हैं कि कोई व्यक्ति जो चेन्नई में है वो हिंदी बोले, लेकिन चेन्नई में कोई तमिल बोल रहा है उसको सीखने की हम कोशिश नहीं करते हैं। तो हम क्या करते हैं, अपने चश्मे से उनको देखते हैं ना, हम नॉर्थ इंडिया के दृष्टि से उसको देखते हैं। लेकिन बेनी प्रसाद कहें कि नहीं भाई, तमिलम को जाके देखोगे उनकी भी अपनी संस्थाएं हैं, ठीक है, नॉर्थ और साउथ के बीच में इंटरेक्शन है एक, लेकिन उनकी अपनी एक क्या कहते हैं, एक इंडिविजुअल पहचान है, उनकी एक अलग पहचान है। इसलिए आप देखेंगे कि उनकी भाषाओं में संस्कृत के शब्द कम पाए जाते हैं, उनकी भाषाओं में संस्कृत के शब्द कम पाए जाते हैं, और उनकी भाषाएं भी बहुत प्राचीन हैं, उनकी भाषाओं में भी बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं, उनकी भी अपनी संस्थाएं। इसलिए हमें कभी भी नॉर्थ इंडिया को हम जब पढ़ें तो उसी दृष्टि से साउथ इंडिया को नहीं पढ़ना चाहिए। आप लोग भी जब पीएचडी करें, आप लोग भी जब आगे कॉलेज में जाएं, तो आप में से बहुत सारे लोगों को साउथ इंडियन की भाषाएं सीखनी चाहिए। आपको तमिल सीखनी चाहिए, मलयालम सीखनी चाहिए, आपको मान लीजिए और भी भाषाएं सीखे, उनके ऊपर रिसर्च करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं है कि आप नॉर्थ इंडिया के तो सिर्फ नॉर्थ इंडिया के ही बारे में जानेंगे, हमें उनके बारे में भी जानना चाहिए, क्योंकि अगर हम उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में रिसर्च करेंगे, उनकी सही बातों को हम लाएंगे, उनके अधिकार के लिए लड़ेंगे, तो भारत जो है उसकी नेशनल इंटीग्रिटी और मजबूत होगी, वो कमजोर नहीं होगी। क्योंकि अगर आप एक ही क्षेत्र का बोलबाला रखेंगे और दूसरे क्षेत्र को उतने अधिकार नहीं देंगे, तो उस क्षेत्र के लोगों के अंदर में एक तरह की भावना जो होगी वो सही भावना नहीं पैदा होगी। इसलिए भारत के बारे में क्या कहा जाता है कि यहाँ पे एकता है, लेकिन उसके साथ साथ विविधता भी है। यानी हमें डाइवर्सिटी भी को भी प्रमोट करना है और हमें यूनिटी को प्रमोट करना है, और यूनिटी को हमको डाइवर्सिटी के थ्रू प्रमोट करना है। अगर इस क्लास के अंदर में अगर कोई पार्टी या फंक्शन होगा तो हमें हर तरह के खाने बनाने चाहिए, ताकि कोई व्यक्ति ये ना समझे कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। तो बेनी प्रसाद जो थे वो काफी एक क्रिटिकल हिस्टोरियन थे, तो वो कह रहे हैं कि हमें तमिलम के बारे में भी समझने की जरूरत है, और हमें तमिलम को ये समझना चाहिए कि उसकी अपनी एक इंडिविजुअलिटी है, उसकी एक अपनी पहचान है। हर चीज नॉर्थ इंडिया के दृष्टि से उसको नहीं देखना चाहिए। अब मैप देखिए, मैप ये है मैप,
तो मैप में भी बहुत सारे अन्याय होते हैं। मैप में जो नॉर्थ का एरिया होता है उसको ऊपर रखा जाता है और जो साउथ का एरिया होता है उसको नीचे रखा जाता है। अब आप बताइए, अगर आपने न्यूज़पेपर खरीदा और न्यूज़पेपर खरीदने के बाद जो पहली दृष्टि आपको पेपर के ऊपर जाएगी कि पेपर के नीचे जाएगी? ऊपर। तो कहीं ना कहीं साउथ के साथ अन्याय है कि नहीं अन्याय है? तो क्या है, स्ट्रक्चरली उसके साथ अन्याय। इस बातों को समझने की जरूरत है। और ये बात मैं नहीं, बहुत सारे विद्वानों का कहना है कि जो जिस तरह से मैप है, जिस तरह से ग्लोब बनता है, बहुत सारे देश तो उस ग्लोब में दिखते भी नहीं है। तो क्यों नहीं हम ऐसा ग्लोब बनाए जिसमें वो दिखे? इसलिए जो नॉर्थ के कंट्रीज हैं वो बिल्कुल दिखते हैं, वो ऊपर होते हैं, और जो साउथ के कंट्री होते हैं वो नीचे होते हैं। वो हमारी दृष्टि उतनी जल्दी नहीं पहुंच पाती है। इसलिए तमिलनाडु, तमिल कल्चर, साउथ के कल्चर को भी हमें बेहतर समझने की जरूरत है। और हमें कभी ये नहीं समझना चाहिए अरे भारत की तारीख क्या है, बनारस तो है, अरे भारत की तारीख क्या है, उत्तर प्रदेश तो है, अरे भारत की तारीख क्या है, दिल्ली। नहीं भाई, भारत की तारीख मद्रास भी है, भारत की तारीख जो है बेंगलोर भी है, भारत की तारीख जो है और भी है। और एक और बात कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट बात, कि हमें क्या है, जब भारत को हम समझने की कोशिश करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, देखिए मैं इसको दोहराना चाहता हूं। इट इज डिजायरेबल दैट इन एनी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्वे ऑफ नॉर्थ, द डेक्कन, द साउथ एंड द सीलोन शुड बी प्राइमरली ट्रीटेड बाय देमसेल्फ। इसका मतलब हुआ कि आप जब भी अध्ययन करें भारत की प्राचीन संस्थाओं का, प्राचीन इतिहास का, तो जो भारत के अलग अलग क्षेत्र हैं, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया मान लीजिए, उसको आप अलग से उसका अध्ययन करें। अलग से अध्ययन करने का मतलब ये हुआ कि उसको अपने आप में एक इंटिटी समझे। जैसे एप्पल है, तो एप्पल जो है ऑरेंज नहीं है ना भाई, एप्पल अपने आप में एप्पल है, ऑरेंज अपने आप में ऑरेंज है। ये कॉमन है कि एप्पल भी फल है, ऑरेंज भी फल है। तो नॉर्थ इंडिया, मान लीजिए नॉर्थ इंडिया है, मान लीजिए साउथ इंडिया है, तो नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे फीचर साउथ इंडिया में इन्फ्लुएंस किए होंगे, साउथ इंडिया के बहुत सारे आइडियाज नॉर्थ को भी इन्फ्लुएंस किए होंगे। लेकिन जब हम नॉर्थ को अध्ययन करेंगे तो नॉर्थ की तरह अध्ययन करेंगे, और साउथ को जब हम अध्ययन करेंगे तो साउथ की तरह अध्ययन करेंगे। हम नॉर्थ को, जो जो चीज नॉर्थ में हो रही है वही दृष्टि से हम साउथ को अध्ययन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि बेनी प्रसाद की राइटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फेडरलिज्म भी है उसके अंदर में, है ना, एक फेडरल थिंकिंग भी है उसके अंदर में, कि हमें एक नेशनल इंटीग्रिटी का भी एक उनके अंदर में एक आइडिया है। और एक क्या है कि वो उनके अंदर में एक सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी नहीं है कि आपको हर चीज को नॉर्थ इंडिया के मतलब आइडिया से ही देखना है। और एक बात और ये कह रहे हैं कि मगर हम उसके बीच में कंपैरिजन भी कर सकते हैं, और जब हम कंपैरिजन करते हैं, तुलनात्मक राजनीति करते हैं, तो उससे हमारी अंडरस्टैंडिंग बेहतर होती है। मगर तुलनात्मक राजनीति का मतलब ये नहीं है कि हम साउथ को नॉर्थ के चश्मे से देखें या पास्ट को हम प्रेजेंट के चश्मे से देखें, ऐसा नहीं। सबकी अपनी एक इतिहास है, सबका एक अपना अस्तित्व है, सबका एक अपना भूगोल है, सबका एक अपना राजनीतिक इतिहास है। हमें उसका आदर करना चाहिए। क्या कह रहे हैं वो? कह रहे हैं कि मतलब एंशिएंट को कभी हमको मॉडर्न व्यू से नहीं देखना चाहिए। वही चीज यहां पर भी आ रही है कि नॉर्थ के चश्मे से हमको साउथ को नहीं देखना चाहिए, हम उसके बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं। और एक और बात कह रहे हैं कि जो नॉर्थ उस जमाने में, भारत में अगर आप जाएंगे तो ऑलमोस्ट पूरे भारत में एग्रीकल्चर नाम की ही इकोनॉमिक व्यवस्था थी। मतलब ज्यादातर लोग कृषि में ही और एग्रीकल्चर में ही थे। और जब एग्रीकल्चर में जब थे तो एक और बात कर रहे हैं कि जो लोगों की आइडियोलॉजी थी, जो लोगों की विचारधारा थी, वो कंजर्वेटिव थी। क्योंकि जहां पे एग्रीकल्चर व्यवस्था होती है वहां की सोच जो होती है कंजर्वेटिव हो जाती है, रूढ़िवादी हो जाती है। तो ज्यादातर जो सोच थी वो रूढ़िवादी थी, नए आइडियाज को उस तरह से वेलकम नहीं करते थे। तो आप ये देखेंगे कि बेनी प्रसाद की जब लेखनी है वो कितना सोशियोलॉजिकली, मतलब कितना ये है इनरिच, मतलब कितना रिच है सोशियोलॉजिकली, कि हमें चीजों को समझने के लिए हमको ज्योग्राफी, हमें रेशियल, हमें सोशल, हमें इकोनॉमिक, तमाम पहलुओं पर डालना चाहिए निगाह। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इस तरह के सवाल और इस तरह के जवाब जो बेनी प्रसाद की किताब है, ये सिर्फ आप एग्जाम के अंदर में किसी भी आंसर में इसको डाल सकते हैं, है ना। लेकिन एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो चीजें वहां पे फिट हो,
है ना। कहीं आप स्पीच में बोल सकते हैं, कहीं अपनी बातों को रखने में कर सकते हैं, या कोई भी रिसर्च करें, कल आप पॉलिटिकल साइंस पढ़ने जाएंगे या सोशियोलॉजी पढ़ने जाएंगे, तो आपको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जब हम किसी भी समाज के बारे में स्टडी करने जाएंगे तो हम उसका ज्योग्राफिकल फैक्टर, उसका सोशल फैक्टर, उसका इकोनॉमिक फैक्टर पर भी ध्यान देंगे।